डाइहाइड्रिक एल्कोहल। एल्कोहलों के बारे में पढ़ रहे हैं हम, और एल्कोहलों में अभी तक हमने वो एल्कोहल पढ़े हैं जिसमें केवल एक हाइड्रोक्सी समूह हो। यदि एल्कोहलों में दो हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो तो उन्हें हम डाइहाइड्रोक्सी या डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। जैसे आप उदाहरण देखिएगा, ये एथिलीन ग्लाइकॉल है, इसमें एक OH पहले कार्बन पर है, दूसरा OH दूसरे कार्बन पर है, तो कुल मिलाकर इस यौगिक में दो हाइड्रोक्सी समूह है, इसलिए ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। इसका सामान्य नाम एथिलीन ग्लाइकॉल है। यदि IUPAC नाम की बात करें तो एथीन बंटू डाइऑल कहेंगे इसको। डाइहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधि कई प्रकार की है। उनमें से नंबर 1 है कि जब हम एथीन की अभिक्रिया क्षारीय KMnO4 के साथ करवाते हैं तो ये ऑक्सीकृत होकर के ग्लाइकोल बनाता है। देखिएगा आप, ये एथीन लिया, एथीन का ऑक्सीकरण करवाया क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में, तो हमें ग्लाइकोल मिल जाएगा। अब यदि इसकी मैकेनिज्म की बात की जाए तो ये तो एथीन और KMnO4 का विघटन होता है, MnO4 K+ और MnO4- एथीन की अभिक्रिया मैग्नेट करेगा, तो MnO4- के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो एक मध्यवर्ती यौगिक बनेगा मैग्नेट एस्टर। इस मैग्नेट एस्टर जलापघटित होकर के ग्लाइकोल का निर्माण कर लेता है। ये यहाँ से जलापघटित होगा, इस जगह से बंध टूटेगा, इधर की तरफ तो H जुड़ जाएगा और मैग्नीज की तरफ OH जुड़ जाएगा। ऐसे ही ये यहाँ से टूटेगा, ऑक्सीजन की तरफ H और मैग्नीज की तरफ OH, तो ये मैग्नेट एस्टर जलापघटित होकर के ग्लाइकोल का निर्माण कर लेता है, ये ग्लाइकोल बन जाता है। नेक्स्ट है कि एथिलीन के हाइड्रोक्सिलीकरण की जो प्रक्रिया है वो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड या ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के द्वारा भी संपन्न हो सकती है। यदि एथीन की अभिक्रिया H2O2 के साथ करवाते हैं अम्लीय माध्यम में, तब भी ग्लाइकोल बनेगा, तब भी ग्लाइकोल बन सकता है। इसी प्रकार यदि एथिलीन की अभिक्रिया ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर भी एक चक्रीय मध्यवर्ती बनता है जिसको हम ऑस्मेट एस्टर बोलते हैं। ये ऑस्मेट एस्टर जलापघटन के द्वारा इस जगह से बंध टूटेंगे, इधर H और इधर OH जुड़ जाएगा, तो अम्लीय जलापघटन के द्वारा ये भी ग्लाइकोल का निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है ग्लाइकोल बनाने की एक विधि और है कि यदि एथीन का वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायुमंडलीय ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण करवा दिया जाए सिल्वर की उपस्थिति में। जब एथीन का ऑक्सीकरण करवाते हैं हम सिल्वर की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा, तो यहाँ पर एपॉक्साइड बनता है। ये एपॉक्साइड बन गया, इसको एपॉक्साइड बनते हैं, और ये एपॉक्साइड अम्लीय माध्यम में जलापघटित होकर के ग्लाइकोल बना लेता है। कोई सा भी एक बंध टूटेगा, माना कि हमने ये बंध तोड़ा तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, नेगेटिव से H+ जुड़ जाएगा, पॉजिटिव से OH जुड़ जाएगा और ग्लाइकोल का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इसके भौतिक गुण। यदि डाइहाइड्रिक एल्कोहल या ग्लाइकोल के भौतिक गुणों की बात करें तो इसका उपयोग जो पेट्रोलियम ईंधन है उनके हिमांक को कम करने के लिए किया जाता है, अर्थात एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में काम में लेते हैं। ये ईंधन को जमने से रोकता है। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया। यदि हम ग्लाइकोल की रासायनिक अभिक्रिया देखें तो कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होगी। उनमें नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया है, यहाँ पर सबसे पहले सोडियम के साथ अभिक्रिया। चूँकि हम जानते हैं कि एल्कोहलों में अम्लीय प्रवृत्ति का गुण पाया जाता है, एल्कोहल परिस्थितियों के अनुसार H+ दे सकते हैं, अतः उनमें अम्लीय गुण पाया जाता है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल में दो हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं, अतः इनमें अम्लीय प्रवृत्ति पाई जाती है, और ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यदि ग्लाइकोल की अभिक्रिया सोडियम के साथ करवाते हैं, एक अणु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट बनेगा, और दो अणुओं के साथ करवाएंगे तो डाइसोडियम ग्लाइकोलेट बन जाएगा। देखिएगा आप, इस ग्लाइकोल की अभिक्रिया सोडियम के साथ करवाई तो यहाँ से एक H+ देगा और सोडियम जुड़ जाएगा, तो ये बन गया मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट। ये मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट बन जाएगा। देन यदि एक सोडियम
के अणु के साथ और अभिक्रिया करवाई जाए तो यह डाइसोडियम ग्लाइकोलेट अर्थात हाइड्रोक्सी समूह के दोनों H+ बाहर निकल जाएंगे और दोनों सोडियम जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार यदि HCl के साथ अभिक्रिया करवाई जाए ग्लाइकोल की तो यहाँ पर क्लोराइड हाइड्रोक्सी समूह का प्रतिस्थापन कर देगा। यदि एक अणु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन बनेगा, एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन बन जाएगा, और दो अणु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो एथिलीन क्लोराइड बन जाएगा। आप देखिएगा ये ग्लाइकोल है, एक अणु के साथ अभिक्रिया करवाई तो इसका H और इसका OH दोनों मिलकर के H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, Cl यहाँ जुड़ जाएगा, ये यौगिक बन गया। चाहे ऊपर जोड़ लो चाहे नीचे जोड़ लो, एक ही बात है। देन दूसरे अणु के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो दूसरा हाइड्रोक्सी समूह भी बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है PCl3 के साथ अभिक्रिया। यदि ग्लाइकोल की अभिक्रिया PCl3 के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो दोनों हाइड्रोक्सी समूह क्लोराइड के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। हम जानते हैं कि एल्कोहल अम्लों के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। यदि ग्लाइकोल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल के एक अणु के साथ करवाई जाए, एक मोल के साथ करवाई जाए तो ग्लाइकोल मोनोएसिटेट बनता है, और दो अणुओं के साथ करवाई जाए तो ग्लाइकोल डाइएसिटेट बन जाएगा। देखिएगा ये ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल की अभिक्रिया यदि हम एसिटिक अम्ल के एक अणु के साथ करवाई जाए तो OH और H मिलकर के जल बाहर निकल जाएगा और ये एस्टर बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? एस्टर। चूँकि एक एस्टर बना है इसलिए ग्लाइकोल मोनो एसिटेट बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोल मोनो एसिटेट। और यदि ग्लाइकोल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल के दो अणुओं के साथ करवा दी जाए तो एक जल का अणु यहाँ से निकल जाएगा, एक जल का अणु यहाँ से निकल जाएगा, दोनों अणु आपस में जुड़ जाएंगे, दो जल के अणु बाहर निकलेंगे तो ये एस्टर बन जाएगा और ये ग्लाइकोल डाइएसिटेट बन जाएगा। देन नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। यदि ग्लाइकोल की अभिक्रिया 2 मोल नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो एथिलीन नाइट्रेट बन जाता है, अर्थात यहाँ पर भी जल का अणु बाहर निकलेगा। ये ग्लाइकोल का अणु है, ये HNO3 है, दो नाइट्रिक अम्ल के अणु हैं, दोनों में से एक एक जल का अणु बाहर निकलेगा और एक एक जल के अणु बाहर निकलने पर इधर से OH और इधर से H एक एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर एथिलीन नाइट्रेट बन जाएगा। नेक्स्ट है टर्थेलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब ग्लाइकोल की अभिक्रिया टर्थेलिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो संघनित होकर या निर्जलीकरण के द्वारा टेरिलीन बहुलक का निर्माण होता है। देखिएगा ये हमने ग्लाइकोल ले लिया और ग्लाइकोल के बाद ये जो यौगिक है ये टर्थेलिक अम्ल है, दोनों में से इसमें से H और इसमें से OH बाहर निकलेगा, निर्जलीकरण होगा, जल का अणु बाहर निकल जाएगा और ये आपस में संघनित हो जाएंगे और इसी प्रकार ग्लाइकोल का इधर का OH जुड़ जाएगा और टर्थेलिक अम्ल का इधर का कार्बोक्सिलिक समूह भाग अभिक्रिया में भाग ले लेगा और एक बहुत सारी लंबी श्रृंखला का निर्माण हो जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा जिसको हम टेरिलीन बहुलक कहते हैं। तो ये तो कुछ अभिक्रिया थी। नेक्स्ट है इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यदि ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण अलग अलग ऑक्सीकारक अभिकर्मकों की उपस्थिति में करवाया जाए तो उत्पाद भी अलग अलग मिलेगा। यदि ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण HNO3 के साथ करवाया जाए तो ये ऑक्सीकृत होकर ग्लाइकोलिक अम्ल अथवा ऑक्जेलिक अम्ल बना लेते हैं। आप देखिएगा यदि ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण करवाया जाए HNO3 की उपस्थिति में तो दो प्रकार के उत्पाद बनेंगे। ये ग्लाइकोल लिया हमने, ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण करवाया HNO3 के द्वारा, माना कि एक अणु का ऑक्सीकरण होगा एक समूह का तो एल्डिहाइड समूह बदल गया, प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर के हमेशा एल्डिहाइड बनाते हैं तो एल्डिहाइड बन गया जिसको ग्लाइकोल एल्डिहाइड बोलेंगे। ग्लाइकोल एल्डिहाइड का यदि आगे ऑक्सीकरण करेंगे तो जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसको ग्लाइकोलिक अम्ल कहा जाता है। एक तरीका तो ये भी है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो ग्लाइकोल एल्डिहाइड है
यहाँ पर अभी तो एक हाइड्रोक्सी समूह ऑक्सीकृत होकर के एल्डिहाइड बनाया, दोबारा ऑक्सीकरण करें तो नीचे वाला हाइड्रोक्सी समूह है ये भी ऑक्सीकृत होकर के एल्डिहाइड में बन जाएगा। तो दोनों हाइड्रोक्सी समूह ऑक्सीकृत होकर के एल्डिहाइड बना लेंगे, जिसको हम ग्लाइऑक्सेल बोलेंगे। और इस ग्लाइऑक्सेल का आगे ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ये जो एल्डिहाइड समूह है वो कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित हो जाते हैं। एक बार ऑक्सीकरण करवाया तो एक समूह कार्बोक्सिलिक में बदल गया, फिर दोबारा ऑक्सीकरण करवाया तो दूसरा समूह भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो गया है। तो इस तरीके से ये ऑक्जेलिक अम्ल का निर्माण हो गया। नेक्स्ट है लेड टेट्रा एसीटेट के साथ ऑक्सीकरण। यदि ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण लेड टेट्रा एसीटेट के साथ करवाया जाए तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। अर्थात ये जो ग्लाइकोल का अणु है ये बीच में से टूट जाता है, बीच में से टूट के दोनों अणु अलग अलग कार्बोक्सिलिक या कार्बोनिल अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं और फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु बना लेते हैं। इस तरीके से फॉर्मल्डिहाइड बना लेते हैं, दो अणु एसिटिक अम्ल और लेड डाइएसिटेट बन जाता है। यदि इसका ऑक्सीकरण परायोडिक अम्ल की उपस्थिति में करवाया जाए तब भी फॉर्मल्डिहाइड के ही अणु प्राप्त होंगे। परायोडिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाएंगे तब भी ये बीच में से टूटेगा और दोनों अणु फॉर्मल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएंगे, ये फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। थैंक यू।